नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और न्यूज 10 में आप सभी का स्वागत है। अगले घंटे में हम जानेंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो आइए सीधे रुख करते हैं सुर्खियों का न्यूज 10 में। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के अरुणाचल प्रदेश दौरे का आज अंतिम दिन। अमित शाह आज नमती मैदान का करेंगे दौरा, साथ ही वालोंग युद्ध स्मारक पर करेंगे अर्पित श्रद्धांजलि। कोविड संक्रमण से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए किए जा रहे 2 दिवसीय देशव्यापी मॉक ड्रिल का आज अंतिम दिन। अस्पतालों में कोविड-19 की रोकथाम और प्रबंधन के लिए उपलब्ध संसाधनों की तैयारियों का किया जा रहा है आकलन। पीएम गतिशक्ति पर 5वीं क्षेत्रीय कार्यशाला आज से वाराणसी में होगी शुरू। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल कार्यशाला में होंगे शामिल। श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह संबंधी विवाद मामले में आज मथुरा की एक फास्ट ट्रैक कोर्ट करेगी सुनवाई। पिछली सुनवाई में अदालत ने ईदगाह के जमीन सर्वे पर लगाई थी रोक। अमेरिका दौरे पर गई केंद्रीय वित्त मंत्री आज अपनी अमेरिकी समकक्ष जेनेट येलेन से करेगी मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच परस्पर हित से जुड़े तमाम मुद्दों पर होगी चर्चा। फ्रांस दौरे पर गए केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज पेरिस में फ्रांस के विदेश व्यापार मंत्री प्रतिनिधि ओलिवियर डेक्स के साथ भारत फ्रांस व्यापार शिखर सम्मेलन की करेंगे सह अध्यक्षता। दोनों देशों की मित्रता के 25 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में किया गया है कार्यक्रम का आयोजन। और आईपीएल में आज दिल्ली कैपिटल्स की भिड़ंत मुंबई इंडियंस से। अहम मुकाबले में दोनों टीमें पहली जीत की तलाश में उतरेंगी मैदान पर। वहीं कल हुए एक रोमांचक मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 2-1 विकेट से शिकस्त। और आइए अब जान लेते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह के अरुणाचल प्रदेश दौरे का आज अंतिम दिन। अमित शाह आज नमती मैदान का दौरा करेंगे और वालोंग युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इससे पहले सोमवार को अमित शाह ने अंजाव जिले के सीमावर्ती गांव किबूतू में वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम का शुभारंभ किया। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम पहचान किए गए सीमावर्ती गांव के लोगों के जीवन स्तर में सुधार करने में मदद करेगा। उन्हें अपने मूल स्थानों पर रहने के लिए प्रोत्साहित करेगा, जिससे इन गांवों से पलायन रुक पाए और सीमा की सुरक्षा बढ़ाने में मदद मिले। अमित शाह ने कहा कि भारत की नीति बिल्कुल स्पष्ट है कि हमें शांति चाहिए, लेकिन कोई भूमि हमारी 1 इंच भी भूमि पर कब्जा नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि किबूथू देश का आखिरी नहीं बल्कि पहला गांव है। अमित शाह ने कहा कि केवल 9 वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो उनके प्रयास है, उसके कारण पूर्वोत्तर को देखने का नजरिया बदला। इससे अब देश के विकास में योगदान देने वाले क्षेत्रों में से एक माना जाता है। तो अमित शाह जो कि गृह मंत्री हैं, उनके अरुणाचल प्रदेश दौरे का आज अंतिम दिन। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं सुधाकर दास। सुधाकर, तो साफ तौर पर आज जो दौरा है गृह मंत्री अमित शाह का आज दूसरा दिन है और काफ़ी अहम, क्योंकि वो वालोंग युद्ध स्मारक जाएंगे। 1962 में जिन सेनानियों ने भारत की रक्षा के लिए अपनी प्राणों को न्योछावर किया था, उसकी याद में स्मारक को बनाया गया है। जी बिल्कुल, देखिए, और बहुत महत्वपूर्ण है। हम जानते हैं कि कल किबूतू में भी इस तरह के एक स्मारक पर गृह मंत्री ने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की थी। और देश के उन वीर सैनिकों को याद करना जिन्होंने अपने प्राणों का अर्पण करके देश के सीमाओं की रक्षा की, खास तौर से, तो वो काफी महत्वपूर्ण और ये एक तरह से दर्शाता भी है कि सरकार, पूरा देश ऐसे सैनिकों का कितना सम्मान करती है। चाहे दशक बीत जाए, लेकिन
उनकी वीरता की गूंज आज भी सुनाई देती है। तो एक बड़ा संदेश है कि देश सैनिकों के साथ खड़ा है, उनके साथ हमेशा खड़ा रहेगा, उनके परिवारों की हमेशा चिंता करेगा। तो ये एक संदेश इस कार्यक्रम के जरिए जाता है। लेकिन निश्चित तौर पर आंचल जो कल एक जो कार्यक्रम हुआ है और कल जो एक संदेश दिया है कि भारत, गृह मंत्री ने कहा कि भारत जरूर शांति में विश्वास रखता है, लेकिन देश की सीमाओं की सुरक्षा से वो किसी तरह का समझौता नहीं कर सकता। आज देश के पास वो आत्मविश्वास है कि देश की एक इंच जमीन का कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता है। तो चीन की सीमा पर किबिथु में देश के पहले गांव से गृह मंत्री का ये संदेश आज के इस वक्त में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और साथ ही अगर हम कुछ अहम जो वक्तव्य जिस तरह से गृह मंत्री ने वहां दी और साफ तौर पर ये कह सकते हैं, एक हुंकार हम कह सकते हैं, जो लगातार कहीं ना कहीं विपक्ष कई बार अनर्गल आरोप लगाता है कि अरुणाचल प्रदेश को किस तरह से उसको लेकर जो बयानबाजी आती है, साफ दो टूक दी गई है गृह मंत्री द्वारा अरुणाचल प्रदेश की धरती से। बिल्कुल, देखिए दो पहलू है। एक तो हम जानते हैं कि पूर्वोत्तर में किस तरह से सुरक्षा और विकास आज चारों तरफ दिखाई देता है। पीएम मोदी देश के ऐसे पहले नेता, 50 बार से ज्यादा उनका अकेले पूर्वोत्तर का दौरा हुआ था। समझिए पीएम मोदी के दिल के कितना करीब है पूर्वोत्तर क्षेत्र। वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कनेक्टिविटी, हर तरह के विकास में दिखता है। पूर्वोत्तर के जो राज्य रेल से कनेक्टेड नहीं थे, आज नए एयरपोर्ट, तो पूर्वोत्तर आज देश के विकास का इंजन बना हुआ है। दूसरा पहलू जो बॉर्डर सिक्योरिटी, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर का, सिर्फ आंकड़े आप देख लीजिए आंचल, 2014 से 2023 तक 550 किलोमीटर बॉर्डर की फेंसिंग का काम पूरा हो चुका है। 1100 किलोमीटर से अधिक बॉर्डर जो रोड का है उसका निर्माण हुआ है। करीब 150 किलोमीटर से ज्यादा बॉर्डर एरियाज में फ्लड लाइट लगाने का काम हो चुका है। 468 बॉर्डर ऑब्जर्वेशन पोस्ट, ये बहुत महत्वपूर्ण है देश की सुरक्षा के लिए। और गृह मंत्री ने कल कहा भी कि जो विरोधी दल की सरकारें जो 12 टर्म में नहीं कर सकी, सिर्फ 2 टर्म में मोदी सरकार ने ये करके दिखाया है। और ऑलरेडी जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसको एक तरह से ये नए प्रोजेक्ट, वाइब्रेंट विलेज प्रोजेक्ट, वो बूस्ट करेगा। अच्छा, इसमें एक बात बहुत अहम यहाँ पर सुधाकर यहाँ ये भी है कि 2022-23 से लेकर 2025-26 तक जो 4,800 करोड़ रुपए का केंद्रीय योगदान है, जिसमें अगर हम अरुणाचल प्रदेश का जिक्र करें तो उसमें वाइब्रेंट विलेज की जो ये योजना थी उसे मंजूरी मिली। इस योजना के तहत हम बात करें अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तमाम अन्य सीमा से सटे इलाके हैं, उनके गांव को विकसित किया जाएगा। उस लिहाज से आप देखिए कि कितनी दूरदर्शी सोच की गांव को अगर आप सशक्त करते हैं तो पलायन के साथ साथ आप रोजगार के अलग मौके भी सृजित करते हैं वहां रहने वाले लोगों के लिए। बिल्कुल, देखिए ये इस कार्यक्रम की खासतौर से आंचल बात की जाए तो ये अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में जो बॉर्डर से जुड़े हुए गांव हैं वहां लागू की जानी है। टोटल जो 19 जिले हैं उसमें 2,967 गांवों को इसके लिए आइडेंटिफाई किया गया है। और इसके तहत केंद्र, राज्य और सबकी एक तरह से भागीदारी से जो सभी योजनाएं केंद्र की, उसका न सिर्फ 100% इन गांव में इम्प्लीमेंटेशन हो, इसके अलावा माफ कीजिएगा पर्यटन के विकास के लिए जो असीम संभावनाएं इन जिलों में उसको खंगाला जाए। तो निश्चित तौर पर एक गेम चेंजर योजना आने वाले समय में ये साबित होने वाली है इन बॉर्डर एरियाज के विलेज के लिए जो देश के पहले गांव हैं। जी बिल्कुल, तो खास तौर पर आज इस दौरे के अंतिम दिन जो अलग अलग कार्यक्रम है गृह मंत्री के, वहां पर नमती मैदान में जनसभा का संबोधन है, उसके बाद वो वालोंग युद्ध स्मारक जाएंगे, इस पर रहेगी खास नजर। जाकर आपसे हम आगे भी बात करते रहेंगे, लेकिन इन जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते आगे और बात करते हैं प्रधानमंत्री गतिशक्ति को लेकर, जिस पर 5वीं क्षेत्रीय कार्यशाला आज से वाराणसी में शुरू होने वाली है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल सहित 6 राज्य कार्यशाला में शामिल होंगे। अब तक 4 क्षेत्रीय कार्यशालाएं की जा चुकी हैं। देश में 5 जोन यानी दक्षिणी जोन, उत्तरी जोन, पश्चिमी जोन, मध्य जोन और पूर्वोत्तर जोन में आयोजित की जा रही क्षेत्रीय कार्यशालाओं की 5 श्रृंखलाओं का ये एक हिस्सा है। राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अब
पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान एनएमपी प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए परियोजनाओं के बारे में योजना बनाने और इनके कार्यान्वयन के लिए प्रगतिशील कदम उठाए जाने को देखते हुए विभिन्न जोन में आयोजित की जा रही ये क्षेत्रीय कार्यशालाएं किसी परियोजना के बारे में योजना बनाने में प्रधानमंत्री गतिशक्ति को व्यापक रूप से अपनाना सुनिश्चित करेंगे। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल फ्रांस के दौरे पर हैं। पीयूष गोयल आज पेरिस में फ्रांस के विदेश व्यापार मंत्री प्रतिनिधि ओलिवियर बेख्त के साथ भारत फ्रांस व्यापार शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता करेंगे। भारत फ्रांस मैत्री के 25 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में भारत फ्रांस व्यापार शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। शिखर सम्मेलन में हरित भविष्य के निर्माण, उभरती टेक्नोलॉजी, रक्षा सहयोग और भारत प्रशांत क्षेत्र में सहयोग सहित कई विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। पीयूष गोयल का विभिन्न क्षेत्रों में फ्रांसीसी व्यापार जगत के दिग्गजों के साथ बैठक करने का भी कार्यक्रम है। वे सीईओ के राउंड टेबल सम्मेलन में भी भाग लेंगे। फ्रांस के मंत्री ओलिवियर बेख्त के साथ पीयूष गोयल एक ऐसे कार्यक्रम में भाग लेंगे जो भारत की सांस्कृतिक विरासत और सॉफ्ट पावर का प्रदर्शन करेगा और इससे 600 से अधिक फ्रांस सरकार के गणमान्य व्यक्तियों, फ्रांस में भारतीय कारोबारी समुदाय और फ्रांसीसी व्यापार समुदाय के सदस्यों के भागीदारी की उम्मीद है। बाद में इटली के रोम जाएंगे उद्योग मंत्री और वह उप प्रधानमंत्री और विदेश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्री एंटोनियो तजानी से मुलाकात करेंगे। उनका द्विपक्षीय बैठकों के लिए शीर्ष इतालवी सीईओ से मिलने का भी कार्यक्रम है, जिसके बाद सीईओ इंटरैक्टिव बिजनेस सेशन होगा जिसमें 35 सीईओ के भाग लेने की संभावना जताई जा रही है और इस यात्रा के यूरोपीय क्षेत्र में भारत के प्रमुख व्यापारिक भागीदारों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती मिलने की उम्मीद है। भारत फ्रांस व्यापार शिखर सम्मेलन में भाग लेने से पहले पीयूष गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में निर्यात के क्षेत्रों में तेज गति से विकास हो रहा है। उन्होंने कहा पिछले 2 वर्षों में व्यापार के क्षेत्र में 1.5 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। सिर्फ 2 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब अगस्त 2021 में ये आह्वान दिया था भारत के निर्यातकों को कि हमने तेज गति से व्यापार बढ़ाना है विश्व के साथ, 2 वर्षों में हम $500 बिलियन से अब बढ़ के $765 बिलियन यानी 1.5 गुना से अधिक मात्र 2 वर्षों में पहुंच चुके हैं। अब लक्ष्य है कि 2030 तक हमने $2 ट्रिलियन यानी और अभी इसको 3 गुना बढ़ाना है अगले 7 वर्षों में। बहुत महत्वाकांक्षी लक्ष्य है, पर भारत में जो उत्साह है, भारत के उद्योग जगत में, भारत के जो 140 करोड़ लोगों का जो सामूहिक ताकत है, उसको मद्देनजर रखते हुए कोई लक्ष्य असंभव नहीं है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि व्यापार समुदाय के साथ कई सामूहिक राउंड टेबल्स हैं। एक सामूहिक कार्यक्रम में फ्रांस के उद्योगपतियों को बुलाया गया जिसमें इतने लोग आ गए कि रजिस्ट्रेशन बंद करना पड़ा। ये प्रधानमंत्री की लोकप्रियता की वजह से हुआ है। वो एक राउंड टेबल्स हैं बिजनेस कम्युनिटी के साथ, एक सामूहिक कार्यक्रम जिसमें फ्रांस के इंडस्ट्री लीडर्स को बुलाया गया है। उसमें तो शायद रजिस्ट्रेशन बंद करनी पड़ गई क्योंकि इतने लोग आ गए। अब ये वास्तव में 140 करोड़ भारतवासियों की ताकत का प्रतीक है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता की वजह से और विश्व में जो उनका आज साख बनी है, जो उनकी आज लोगों में आस्था है विश्व भर में, उसका एक प्रतीक है। इस वर्ष एक नई आयाम भी पार किया जा रहा है। 25 वर्ष स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में गहरा रिश्ता फ्रांस और भारत के बीच में गत 25 वर्षों में रहा है। और पेरिस में आज होने वाले भारत फ्रांस व्यापार शिखर सम्मेलन में भारत और फ्रांस की कई बड़ी कंपनियों के मुख्य कार्य अधिकारियों के हिस्सा लेने की उम्मीद है। आइए देखते हैं पेरिस से हमारे संवाददाता रमेश रामचंद्रन की यह खास रिपोर्ट। भारत और फ्रांस के संबंधों को लेकर यहां पेरिस में एक बड़ा आयोजन किया जा रहा है जिसमें भारतीय संस्कृति, कला, म्यूजिक, डांस से लेके ट्रेड और इन्वेस्टमेंट तक के विषयों पर चर्चा होगी।
एक बिजनेस समिट भी आयोजन किया जा रहा है यहाँ पे ट्यूसडे को, जिसको भारत की तरफ से पीयूष गोयल जो हमारे मंत्री हैं, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर, वो को चेयर करेंगे। और इस बिजनेस समिट में कई मुद्दों पर विषयों पर चर्चा होगी, चाहे वो आत्मनिर्भर भारत हो, चाहे वो इंडो पैसिफिक हो, जो प्रशांत महासागर क्षेत्र हो, डिफेंस हो, रक्षा, तो इन सारे विषयों पर चर्चा होगी। इसके अलावा इस समिट में सीआईआई भी पार्टिसिपेट करेगा। अन्य जो कंपनियां हैं फ्रांस की तरफ से, जैसे नवाल है, साफरान है, सनोफी है, और भारत की तरफ से एयरटेल, टाटा और जीएमआर। और 2023 ये साल जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण है भारत और फ्रांस के लिए, क्योंकि इस साल भारत और फ्रांस का जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसके 25वीं सालगिरह है। और ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण एक लैंडमार्क साल है। और ये देखा जा रहा है, एंटिसिपेट किया जा रहा है कि आने वाले समय में भी भारत और फ्रांस के रिश्तों में और बढ़ोतरी होगी। तो ये सारा जो अटेंशन इस वक्त पेरिस में इस मेगा इवेंट को लेकर, इसको नमस्ते फ्रांस के नाम से जाना जा रहा है, और इसमें बिजनेस समिट भी ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। कैमरा पर्सन संदीप कुमार के साथ मैं रमेश रामचंद्रन, पेरिस में डीडी न्यूज के लिए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक समूह की वार्षिक बैठक में भाग लेने के लिए अमेरिका के दौरे पर है। वित्त मंत्री आज अपनी अमेरिकी समकक्ष जेनेट येलेन से मुलाकात करेंगी। दोनों नेताओं के बीच परस्पर हित से जुड़े तमाम मुद्दों पर चर्चा होनी है। इससे पहले कल निर्मला सीतारमण ने पीटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के कार्यक्रम में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस चुनौतीपूर्ण समय में भारत का G20 का अध्यक्ष होना भारत के लिए साबित करने और सभी देशों को ठोस मुद्दों पर एक साथ लाने की दिशा में बड़ा अवसर। उन्होंने ये भी कहा कि हाल ही के वर्षों में भारत ने कई देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते किए हैं। Very clearly, its initiative is working out well in pursuing with countries and agreeing to have FTAs with them. So free trade agreements are being signed, in fact, far speedily nowadays. We've just concluded one with Australia. We've concluded earlier one with the UAE, Mauritius, and as it is, we've had agreements with ASEAN, free trade agreements both in goods and services with ASEAN. We have had with Korea, with Japan. So free trade agreements have bilaterally or with multilateral groups been the route which India has had till before 2014, and now between 2019 and today we've had at least 3 major agreements signed. वित्त मंत्री ने कहा कि चीन की जीरो टॉलरेंस नीति के कारण विश्व की सप्लाई चेन बाधित हुई है। China is opening up back again after the zero tolerance and everything else. I would still think there would be a lot of investment interests and also manufacturing interests going back to China or restoring themselves in China. So it will be unrealistic to think everything is going to get out of China. But yet, the shock that had happened in terms of disruptions in supply chain justifies more than one location. And countries like India would be the best in terms of the skill sets that are Indians, particularly the youth. So you have every reason to come there and invest, and also a captive domestic market as well. I'm sure there are other countries which are pitching in with the same kind of tone. बात कोविड संक्रमण से, जिससे निपटने की तैयारियों को परखने के लिए किए जा रहे 2 दिवसीय देशव्यापी मॉक ड्रिल का आज अंतिम दिन। कल से शुरू हुए इस मॉक ड्रिल के तहत आज भी देश भर के चुनिंदा अस्पतालों में कोविड-19 की रोकथाम और प्रबंधन के लिए उपलब्ध संसाधनों की तैयारियों का आकलन किया जाएगा। इस दौरान चिकित्सा संस्थानों में कोविड-19 प्रबंधन तैयारी के लिए उपलब्ध बेड, एम्बुलेंस, उपकरण, दवाएं और कार्यबल का परीक्षण होगा। इसके साथ ही ऑक्सीजन आपूर्ति उपकरणों और जीवन रक्षक उपकरणों मॉक ड्रिल कर उनकी क्रियाशीलता सुनिश्चित की जाएगी। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कल दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में मॉक ड्रिल का जायजा लिया
और स्वास्थ्य कर्मियों से बात की। इस दौरान उन्होंने कोविड-19 की रोकथाम और प्रबंधन के लिए उपलब्ध संसाधनों जैसे कि दवाइयां, आईसीयू बेड्स और मेडिकल ऑक्सीजन की उपलब्धता का आकलन किया है। बात महाराष्ट्र की, जहां पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 328 नए मामले सामने आए। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 4,667 हो गई। राज्य के स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार मुंबई में संक्रमण के सबसे अधिक 228 मामले सामने आए। ऐसी बात पुणे में 50, नागपुर में 18, अकोला में 10, लातूर में 8, नासिक और कोल्हापुर में 5-5 मामले सामने आए। राज्य में पिछले 24 घंटों में कोविड से की मौत हुई है। राज्य में मृत्यु दर 1.82%। इस बीच पिछले 24 घंटों में कुल 247 मरीज ठीक हुए। वहीं रिकवरी रेट 98.12% दर्ज किया गया है। और मॉकड्रिल के बारे में ही जानकारी लेकर हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह। नितेंद्र, जिस तरह से हम जानते हैं कि मॉकड्रिल का आज दूसरा दिन है, क्योंकि आप लगातार उस मॉकड्रिल में मौजूद रहे होंगे, हम इस मंच के माध्यम से खासतौर पर जो लोग बुलेटिन देख रहे हैं, कितनी तैयारी आप मानते हैं, कितने मुस्तैद और कितनी चुस्त दुरुस्त है हमारी जो स्वास्थ्य प्रणाली है इस नए म्यूटेंट से निपटने के लिए? तैयारी पुख्ता है, परफेक्ट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जितनी तैयारी है उतने अभी लोग अस्पताल में भर्ती नहीं हो रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है। कल मैं चूंकि राम मनोहर लोहिया अस्पताल में था, सिर्फ 4 मरीज वहां भर्ती है, उनको भी मामूली लक्षण है और करीब 30 बेड अभी था। और जैसे जैसे बढ़ेगा बेड, केस बढ़ेगा, अगर भर्ती होने की जरूरत लोगों को पड़ेगी, वैसे वैसे बेड की संख्या बढ़ाई जाएगी और ये 400 तक हो सकती है। तो इस तरह की तैयारी है, उसमें कोई कमी नहीं है। मैंने तो एक अस्पताल का जिक्र किया, ऐसे जितने भी देश भर के अस्पताल हैं सब जगह भी यही इसी तरह की तैयारी है। खासतौर पे सरकारी अस्पतालों के अलावा जो निजी अस्पताल है वो भी इस मॉकड्रिल में शामिल हुए थे। आज कई राज्यों में मॉकड्रिल होगा, दिल्ली भी उसमें शामिल है। दिल्ली के जो जितने भी अस्पताल हैं तो उनमें आज मॉकड्रिल किया जाएगा। और कल की जो रिपोर्ट आई है स्वास्थ्य मंत्रालय के पास, उसमें बहुत संतोष व्यक्त किया गया है। जैसी उम्मीद की जा रही थी उस तरह के फीडबैक मिला है। एक तरह से डमी पेशेंट को भी क्रिएट किया गया और देखा गया कि कितने अगर कोई मरीज आता है गंभीर रूप से बीमार, तो उसको कितने कम समय में जांच करने के बाद उसको बेड तक पहुंचाया जाता है, उसकी पूरी प्रक्रिया अपनाई गई थी और उसमें अच्छा फीडबैक मिला है। तो एक प्रोटोकॉल है, सेट प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल में ये सब करना होता है और उसमें जितने भी अब तक फीडबैक आए हैं प्रदेश भर से, तो संतोष व्यक्त किया गया है। भारत की तैयारी पूरी है और अगर हम जनता की बात कर रहे हैं, अगर वो तैयारी रखेंगे, खासतौर पर अगर वो मास्क पहनेंगे, हाथ धोएंगे, प्रिकॉशन डोज जिन्होंने नहीं लिया है वो लगाएंगे और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करेंगे, तो ये संक्रमण बढ़ रहा है, इसकी चेन को तोड़ने में बड़ी मदद मिलेगी। अगर किसी को सिम्टम है, लक्षण दिख रहा है, तो जरूर वो आइसोलेट हो, टेस्ट कराएं, क्योंकि अगर उनको लगता है कि ये तो मामूली सर्दी जुकाम बुखार है, तो उससे दूसरों को भी फैलने का खतरा है। आपके सबसे पहले तो आपके परिवार में दूसरे लोग संक्रमित हो जाएंगे। अगर मान लिया आप दफ्तर जाते हैं तो वो लोग संक्रमित हो जाएंगे। तो लक्षण आने पे जरूर आप आइसोलेट हो 3-4 दिनों के लिए और टेस्ट करा ले, ये सबसे जरूरी है। बहुत अहम बात आपने बताई है नितेंद्र कि इस पूरे मॉकड्रिल की प्रक्रिया में निजी अस्पताल भी शामिल हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि साथ ही साथ अगर इस म्यूटेंट से लड़ना है तो निजी अस्पतालों का सहयोग भी चाहिए। तो क्या शॉर्टकमिंग्स आपने देखी जिससे पार पाना बेहद जरूरी है, क्योंकि मॉकड्रिल का मेन पर्पस ही यही था कि अगर कहीं कुछ छूट रहा है तो उस पर किस तरह से हम पार पा पाए, यानी उस कमी को कैसे पूरा किया जाए। जी बिल्कुल, यही मकसद था। और उसमें मैंने बताया आपको कि जो शाम तक रिपोर्ट आई थी स्वास्थ्य मंत्रालय के पास, उसमें बहुत संतोष व्यक्त किया गया और जो पैरामीटर्स थे, जिस तरह के ये लोग चाह रहे थे कि इस तरह की मॉकड्रिल होना चाहिए, वो पूरे देश भर में हुआ और उसके जो रिपोर्ट है बहुत अच्छे हैं। अच्छी बात यह है कि इससे जागरूकता बढ़ी है लोगों के बीच में भी, स्वास्थ्य कर्मियों के बीच में भी, क्योंकि हम जानते हैं कि थोड़ा सा जो म्यूटेट किया है ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट है, उसके वजह से केस बढ़ रहा है। टेस्ट भी बढ़ाया गया है, टेस्ट ज्यादा से ज्यादा किया जा रहा है, तो उसके वजह से ये केस देखने को मिल रहा है। और अस्पतालों में रोटेशन बेस पे 15 दिन के रोटेशन पे जो पहले से ट्रेंड नर्स हैं, पैरामेडिकल्स के जो
चिकित्सा कर्मी है, डॉक्टर्स है, उनको रोटेट करके लगाया जा रहा है। उनको पर्याप्त पीपीई किट के साथ साथ जो टेस्ट के लिए जितने भी जरूरी संसाधन है वो मुहैया कराया जा रहा है, ताकि कोई दिक्कत ना हो। मान लिया कोई जाता है, कुछ संख्या में पेशेंट कहीं जाते हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, हर चीज से तैयारी रहे। और उसका ये मॉक ड्रिल के पीछे यही मकसद था। अच्छी बात यह है कि हम औसतन देख रहे हैं कि 5 से 6 हजार प्रति दिन केस आ रहा है। पूरे देश भर के हम आंकड़ों की बात करें, उसमें सिर्फ 144 जिला ऐसा है जहां पर 5% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट है। और देश के 8 राज्य हैं जहां सबसे ज्यादा केस देखा जा रहा है, जिसमें केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, आपका कर्नाटक और दिल्ली में भी हम देख रहे हैं कि 18 से 20% पॉजिटिविटी रेट हो गया है। तो इन जगहों पे फोकस किया गया है और जितने भी केस आ रहे हैं उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है, ये देखने के लिए कि कहीं वायरस म्यूटेट तो नहीं कर रहा है। तो तमाम ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं, साइंटिफिक तरीके से भी, सरकार के स्तर पे भी और जनता के स्तर पे भी जागरूकता के लिए कहा गया कि आप कोविड के उपयुक्त व्यवहार का पालन करें, क्योंकि वायरस के संपर्क में सबसे पहले हम लोग आएंगे। अगर हम मास्क पहनेंगे, हाथ धोएंगे, तो हम वायरस को रोक सकते हैं। सरकार का काम है वो अस्पताल की व्यवस्था करेगी, ट्रीटमेंट की व्यवस्था करेगी या फिर टेस्ट की व्यवस्था करेगी, लेकिन वायरस से बचना सबसे जरूरी है कि हमारे हाथ में है। और हम सबको मालूम है 2-2.5 साल हमने यही किया है। तो अगर थोड़ा सा सतर्कता हम बढ़ाएं, भीड़ भाड़ में जाने से बचे। अगर मान लिया जा भी रहे हैं तो आप मास्क जरूर लगाएं। अगर मास्क लगाएंगे तो निश्चित तौर पर मामले कम होंगे, अगले 10 से 15 दिन में मामले कम होने लगेंगे। बहुत संक्षिप्त में आपसे एक सवाल है, क्योंकि ये पूरी स्वास्थ्य प्रक्रिया डॉक्टर्स पर निर्भर करती है, तो डॉक्टर्स की ट्रेनिंग को लेकर किस तरह से तैयारी की गई है निजी और साथ ही साथ हम कह सकते हैं सरकारी अस्पतालों द्वारा? ये तो मान रहे हैं कि रोटेशनल उनकी ड्यूटीज लगेंगी, लेकिन किस तरह से ऑक्सीजन देना है, जो आप तरीके बता रहे थे, उसको लेकर मिशन मोड में कैसे तैयार किया गया है इससे निपटने के लिए? देखिए, इसकी तैयारी, जहाँ ट्रेनिंग की बात है, ट्रेनिंग तो बहुत पहले भी हो चुकी है। हम जानते हैं कि जब 2 साल से हम कोविड को हम लोग फेस कर रहे हैं तो शुरुआत में ही ट्रेनिंग दी गई है और वो लगातार वो प्रैक्टिकल भी उन्होंने देखा है। मरीज को गंभीर से गंभीर मरीजों को हैंडल किया गया है सभी अस्पताल में। सभी जो कर्मचारी हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, नर्सेज हो, सफाई कर्मचारी है, सबको मालूम है। तो ट्रेनिंग में कहीं कमी नहीं, बल्कि ट्रेन ज्यादा हो गए हैं। उनको तो अब प्रैक्टिकल अनुभव है कि किस मरीज को कैसे हैंडल करना है, कैसे इसको साफ सफाई रखनी है। तो हर स्टाफ ट्रेंड है और डेडिकेटेड वार्ड है, डेडिकेटेड आईसीयू वार्ड है, डेडिकेटेड कोविड सपोर्टेड ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड है। अब तो करीब करीब लगभग सभी बेड में ऑक्सीजन सपोर्ट लगा दिया गया है। सरकार ने इस तरह की व्यवस्था की है कि किसी भी बेड में ऑक्सीजन की कोई कमी ना हो, चाहे वो कोई भी अस्पताल हो। तो पुख्ता तैयारी है। पीएसए प्लांट आपने देखा होगा कि कल स्वास्थ्य मंत्री खुद पीएसए प्लांट में गए थे, जहां पे ऑक्सीजन जनरेट होता है आर्मी अस्पताल में। वो खुद जाकर देखे थे कि कैसे फंक्शन हो रहा है, सही तरीके से हो रहा है कि नहीं। और ये ग्रामीण स्तर पर हम जाए तो ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर पे, जो सेकेंडरी केयर है या टर्सरी केयर जिसको हम बोलते हैं कि बड़े अस्पताल है, सब जगह ये व्यवस्था लगी हुई है। तो और सब फंक्शनल है। अच्छी बात यह है कि ऐसा नहीं है कि कोई जंग खा रहा है, सब फंक्शनल है। ऑक्सीजन सिलेंडर सब जगह पहुंचाया हुआ है, तो स्टॉक पर्याप्त मात्रा में, उसकी कोई कमी नहीं है। सिर्फ हम आपको जागरूक रह के इसको जल्द से जल्द अगर हम कम करेंगे, अगर हम प्रोटोकॉल का पालन करेंगे, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं क्योंकि जो एक्सपर्ट वो भी यही कह रहे हैं कि आप प्रोटोकॉल का अगर पालन करेंगे तो संक्रमण की चेन को तोड़ पाएंगे। बिल्कुल, तो हमको अपना कोविड प्रोटोकॉल बिहेवियर जो है उसको अपना, हम मान सकते हैं, सबसे प्रमुख हथियार बनाकर आगे चलना है, ताकि हम अपनी सुरक्षा के साथ साथ जो हमारे साथ उसकी सुरक्षा भी सुनिश्चित कर पाए। बहुत बहुत शुक्रिया नितेंद्र, इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, 2 दिन का मॉक ड्रिल था, आज दूसरा दिन है। तमाम अस्पताल तैयार हैं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो भारत की पुख्ता तैयारी है इस बार भी, हमेशा की तरह इस म्यूटेंट, जो कोविड का नया म्यूटेंट है, उससे लड़ने के लिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। न्यूज़ 10 में बहुत कुछ और है, जुड़े रहिए न्यूज़ 10 के साथ। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। तुम बॉडीगार्ड तो नहीं हो, पर तुमने हमारी रक्षा की है। तुम डॉक्टर तो नहीं हो, पर तुमने हमारी जिंदगी बचाई है। तुम टीचर तो नहीं हो, पर तुम्हारे कारण हम स्कूल आ पाई हैं। तुम सिर्फ शौचालय नहीं, हम गरीबों के लिए इज्जत घर हो। जिस शौचालय की बात करने में कभी झिझक होती, वो शौचालय आज देश की सोच का अहम हिस्सा हो गया। स्वच्छ भारत की आदत के साथ आओ बनाएं नया भारत।
ब्रेक के बाद सभी का स्वागत करते हैं अन्य खबरों का। श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह संबंधी विवाद मामले में मथुरा की एक फास्ट ट्रैक कोर्ट आज सुनवाई करेगी। पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने ईदगाह के सर्वे पर जो सर्वे किया गया था उस पर रोक लगाई थी। फास्ट ट्रैक सिविल सीनियर डिवीजन कोर्ट के न्यायाधीश ने बीते बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान सर्वे पर रोक लगा दी थी। इससे पहले सीनियर डिवीजन कोर्ट द्वारा हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की याचिका पर अमीनी सर्वे का आदेश दिया गया था, लेकिन बीती 5 अप्रैल को शादी ईदगाह के पक्षकारों की याचिका पर सुनवाई के दौरान इस पर रोक लगाई गई। ऐसे में ईदगाह के सर्वे को लेकर आज की सुनवाई काफी अहम मानी जा रही है। प्रधानमंत्री बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राजस्थान की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ट्रेन जयपुर से दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन के बीच चलेगी। इस वंदे भारत एक्सप्रेस की नियमित सेवा आगामी 13 अप्रैल से शुरू होगी और जयपुर, अलवर और गुड़गांव में स्टॉप के साथ अजमेर और दिल्ली कैंट के बीच चलेगी। नई वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली कैंट और अजमेर के बीच 5 घंटे 15 मिनट की दूरी को तय करेगी। इस रूट की मौजूदा सबसे तेज ट्रेन शताब्दी एक्सप्रेस दिल्ली कैंट से अजमेर के लिए 6 घंटे 15 मिनट का समय लेती है। इस तरह नई वंदे भारत एक्सप्रेस उसी रूट पर चलने वाली मौजूदा सबसे तेज ट्रेन की तुलना में 60 मिनट तेज होगी। वहीं अजमेर दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस हाई राइज ओवरहेड इलेक्ट्रिक क्षेत्र पर दुनिया की पहली हाई सेमी स्पीड पैसेंजर ट्रेन होगी। ये ट्रेन पुष्कर, अजमेर शरीफ दरगाह सहित राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों की कनेक्टिविटी में सुधार करेगी। बढ़ी हुई कनेक्टिविटी से क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। आज सुरक्षित मातृत्व दिवस है। गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की उचित देखभाल और प्रसव संबंधी जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से हर साल की तरह 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जा रहा है। आज देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन है ताकि गर्भवती महिलाओं के पोषण पर सही ध्यान दिया जा सके। अशिक्षा, जानकारी की कमी, समुचित स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव, कुपोषण के कारण हर साल हजारों महिलाएं प्रसव के दौरान अपनी जान गंवा देती हैं। पिछले कई सालों में केंद्र सरकार के अथक प्रयासों से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक भारत में मातृ मृत्यु दर में तेजी से कमी आई है। 31 दिसंबर 2016 को प्रधानमंत्री द्वारा महिलाओं के लिए नई योजनाओं की घोषणा की गई थी। योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को अस्पताल में प्रसव के बाद 6,000 रुपए की वित्तीय सहायता देने का प्रावधान है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत देश में 3 करोड़ से अधिक गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व देखभाल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया। प्रधानमंत्री की सरकार ने कामकाजी महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया, जिससे लाखों कामकाजी महिलाओं को लाभ मिल रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, स्वच्छ भारत योजना के जरिए मोदी सरकार ने महिलाओं के विकास के लिए न केवल कई प्रयास किए बल्कि समाज में भी इनसे संबंधित संवेदनशील मुद्दों के प्रति लोगों में जागरूकता लाने में वो सफल रही। और अब बात मन की बात को लेकर। चंद्रयान 2 मिशन हमारे अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की प्रतिबद्धता और प्रगति को दर्शाता है। तमाम बाधाओं के बावजूद इसका ऑर्बिटर अंतरिक्ष में काम करता रहा। अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने इसे अपनी सफलता माना। प्रधानमंत्री ने न केवल उनकी क्षमता पर भरोसा जताया बल्कि उन्हें प्रेरित भी किया और भविष्य में अंतरिक्ष अभियानों के लिए शुभकामनाएं दी। चंद्रयान मिशन के लॉन्च के एक हफ्ते बाद 28 जुलाई 2019 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने चंद्रयान मिशन 2 का जिक्र करते हुए कहा कि हमें अपनी प्रतिभा और क्षमता पर भरोसा करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा, चंद्रयान 2 मिशन के 2 सबसे बड़े सबक हैं विश्वास और निर्भीकता। अगर आप मुझसे पूछें कि चंद्रयान 2 से मुझे कौन सी 2 बड़ी सीख मिली, तो मैं कहूंगा ये 2 सीख हैं फेथ और फियरलेसनेस, यानी विश्वास और निर्भीकता। हमें अपने टैलेंट्स और कैपेसिटीज पर भरोसा होना चाहिए, अपनी प्रतिभा और क्षमता पर विश्वास करना चाहिए
आपको ये जानकर खुशी होगी कि चंद्रयान 2 पूरी तरह से भारतीय रंग में ढला है। यह हार्ट एंड स्पिरिट से भारतीय है, पूरी तरह से एक स्वदेशी मिशन है। जमीनी स्तर पर अपने प्रयासों से सामाजिक बदलाव ला रहे देश के सामान्य जन, जिन्हें पद्म पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है, ऐसे विशेष लोगों को और उनके बारे में हम और आप कम ही जानते हैं। इनके जीवन संघर्षों को देशवासियों तक पहुंचाने के लिए डीडी न्यूज ने शुरू की है विशेष श्रृंखला हमारे पद्म। आज हम आपको बता रहे हैं केरल के वायनाड के किसान चेरुवयल रमन के बारे में, जो करीब 2 दशक से धान की देसी किस्मों को संरक्षित कर रहे हैं। चेरुवयल अब तक 50 देसी किस्मों को संरक्षित कर चुके हैं। उनके सराहनीय कार्य के लिए विच्चन यानी उन्हें फादर ऑफ सीड्स भी कहा जाता है। देखिए ये खास रिपोर्ट। ये जो आप मेरे हाथ में धान की उन्नत किस्म देख रहे हैं, ये अपने आप में कई प्रकार के जेनेटिकली इंप्रूव्ड किस्म होती है। इसका मतलब ये होता है कि जो इसकी देसी मूल किस्म थी उसमें कई प्रकार के बदलाव किए गए, उसके बाद में इस तरह की धान की किस्में बनाई जाती हैं। खेती हिंदुस्तान में या कहा जाए दुनिया में आज इसी प्रकार से ज़्यादातर होती है, जिसमें उन्नत किस्म के बीज बनाए जाते हैं। लेकिन इसका खामियाजा भी एक होता है, वो ये कि हम इसकी देसी किस्में खो देते हैं। लेकिन हिंदुस्तान के तमाम ऐसे अन्नदाता हैं, धरती पुत्र हैं, जो हमारी देसी किस्मों के संरक्षण के लिए दशकों से, लंबे समय से काम कर रहे हैं। ऐसे ही एक किसान हैं केरल के सी रमन, जिन्होंने धान की दर्जनों देसी किस्मों के संरक्षण पर काम किया और सरकार ने उनके इस काम के लिए उनको दिया है पद्म सम्मान। हमारे खाद्यान्न में धान महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हालांकि आधुनिक तकनीक के साथ जेनेटिकली इम्प्रूव्ड और हाइब्रिड चावल की किस्मों का प्रयोग जोर पकड़ रहा है, लेकिन आज भी प्राकृतिक और अधिक गुण वाली देसी किस्मों के चावल का मुकाबला नहीं है। केरल के वायनाड के कुर्चिया समुदाय के चावल की खेती करने वाले 72 वर्षीय किसान चेरुवयल रमन करीब 2 दशक से धान की देसी किस्मों को संरक्षित कर रहे हैं। वे 50 से अधिक ऐसी देसी किस्में संरक्षित कर चुके हैं जो लुप्त होने की कगार पर पहुंच गई थी, और इसीलिए कहलाते हैं चिट्टचन यानी फादर ऑफ सीड्स। ഏകദേശം 10-48 വർഷമായി രാസവളം കീടനാശിനിയുടെ പാടത്തും പറമ്പിലിടുന്നില്ല। लगभग 48 वर्षों तक मेरे खेतों में कीटनाशक या रासायनिक उर्वरक नहीं डाले गए हैं। इसलिए मेरे खेतों में मछलियां, केकड़े और सांपों का पारिस्थितिकी तंत्र फलता फूलता है। मैं एक हिस्से में विभिन्न प्रकार के बीजों की खेती करता हूँ। मैं इसे आधा किलो या 1 किलो के रूप में किसानों के साथ साझा करता हूँ। मैं इसके लिए पैसे नहीं लेता, और इनके लिए किसान केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सहित सभी राज्यों से आते हैं। मेरे चाचा थलक्कल चंथू कुरुच्ची नायक इस भूमि की स्वतंत्रता के लिए पजहस्सी राजा के साथ अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। मैं भी अपने परदादा की परंपरा के अनुसार अपने जीवन को जहर और मिट्टी के क्षरण से बचाने के लिए संघर्ष के रूप में मानता हूं। मेरा संदेश दुनिया भर में पहुंच रहा है। मेरा मानना है कि हर भारतीय को इसमें गर्व होना चाहिए। इसलिए चुनौतियों के बावजूद मैंने अपने मिशन में आगे बढ़ने का फैसला किया है। वायनाड की 55 स्वदेशी धान की नस्लों की बुवाई और संरक्षण कर रहा हूं। उन्हें विविध फसल चक्र मिले हैं। സൃഷ്ടിയുടെ ഇതൊക്കെ അത് ഏതാണ്ട് ഒരു 55ഓളം നെൽവിത്തുകൾ ഞാൻ കൃഷി സംരക്ഷിക്കുന്നു। 10 साल की उम्र से ही खेती से जुड़े चेरुवयल रमन धान की खेती पूरी तरह पारंपरिक और पर्यावरण के अनुकूल रसायन रहित विधि से ही करते हैं। उन्होंने जिन देसी स्थानीय किस्मों का संरक्षण किया उनमें चेन्नेलू, थोडी, वेलियान, कल्लादियारन, मन्नुवेलियन, चेम्बक्कम, चन्नल थोडी, चेट्टुवेलियन, पलवेलियन और कनाली वायनाड जैसी किस्में खासी प्रचलित हैं। अपने इस काम के लिए चेरुवयल को देश विदेश में भी विशेष पहचान मिली है और उन्होंने कई राष्ट्रीय पुरस्कार भी अपने नाम किए हैं। केरला के एक किसान चेरुवयल जी को जो पद्मश्री के लिए चयनित हुए हैं, वे चावल की पुरानी किस्मों की खेती कर रहे हैं और साथ में प्राकृतिक रूप से इस खेती को कर रहे हैं। आप देख रहे हैं
कि हमारे देश में रासायनिक का पूरा जोर है। जो खेती हो रही है उसमें रासायनिक का प्रयोग ज़्यादा हो रहा है, साथ में कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग भी हो रहा है, जिससे हमारे खाद्यान्न में रसायन का अंश आ रहा है, जिससे लोग भी बीमार हो रहे हैं, क्योंकि जो उत्पादन है वो स्वास्थ्यवर्धक नहीं है। हमारे किसान चेरुवेल जी ने इसको सुधारा है, प्राकृतिक रूप से ये चावल की खेती की है, तो इसके लिए सरकार ने उनको पद्मश्री के लिए चयनित किया है। सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद कि भारत के एक ऐसे किसान को आपने चयनित किया है। धान की खेती 1500 से 800 ईसा पूर्व से होती आ रही है। यजुर्वेद में भी इसका उल्लेख मिलता है। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा धान उत्पादन होता है और ये दुनिया में चावल का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक देश है। और देश में धान की देसी किस्मों को संरक्षित कर चेरुवेल रमन ने किया है बेहतरीन कार्य। धान की खेती करने वाले किसान चेरुवेल के रमन को पद्मश्री पुरस्कार के लिए हार्दिक बधाई। महान समाज सुधारक, दार्शनिक और लेखक महात्मा ज्योतिबा फुले की आज जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने एक ट्वीट किया और कहा, मैं महात्मा ज्योतिबा फुले को उनकी जयंती पर नमन करता हूं। सामाजिक न्याय और दलितों को सशक्त बनाने में उनका महान योगदान है और मैं उन्हें याद करता हूं। उनके विचार लाखों लोगों को आशा और शक्ति देते हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने एक वीडियो भी साझा की। महात्मा ज्योतिबा फुले समाज में भेदभाव मिटाने के लिए अभूतपूर्व योगदान दिया। महात्मा फुले ने उस दौर में बेटियों के लिए स्कूल खोले, कन्या शिशु हत्या के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने जल संकट से मुक्ति दिलाने के लिए भी बड़े अभियान चलाए। सत्य शोधक समाज की स्थापना की, जन जन के सशक्तिकरण के प्रयास किए। उन्होंने समाज को जागरूक भी किया और उसका हौसला भी बढ़ाया। आजादी के अमृतकाल में हमें ऐसी महान विभूतियों से सीखने और निरंतर प्रेरणा लेने की जरूरत है। हमें अपने कर्तव्यों को सबसे आगे रखना है। हम लोगों का एक ही मंत्र रहता है, सबका साथ सबका विकास। ये मंत्र ज्योतिबा फुले की प्रेरणा से मिला हुआ है। ये मंत्र हिंदुस्तान की मिट्टी की महक को लेकर के आया हुआ है। और फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का। वंडर लाई है, वंडर नहीं, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। दिल्ली के द्वारका जिला पुलिस ने जीजा साला गिरोह के एक ऐसे बदमाशों को दबोचा जो एटीएम से पैसे निकालने आए लोगों की मदद के नाम पर ठगी किया करते थे और फिर उनके खाते से रकम को उड़ा लेते। आरोपियों में 2 सोनू और संदीप रिश्ता में जीजा और साला हैं। तीसरे आरोपी का नाम जॉनी है। इनके पास 113 एटीएम कार्ड्स, 2 पेटीएम मशीन बरामद हुई। ये लोग कई राज्यों में वारदात को अंजाम दे चुके हैं। इनके पास से करीबन 23,500 रुपए की नकदी बरामद हुई। द्वारका जिला पुलिस उपायुक्त एम हर्षवर्धन ने बताया कि 23 मार्च को नजफगढ़ थाने में ठगी की एक शिकायत दर्ज हुई। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि वो एटीएम से पैसे निकाल रहे थे और उसी दौरान 2 अज्ञात युवकों ने उन्हें बातों में लगाकर उनका कार्ड बदल लिया। उनके खाते से 10,500 रुपए निकाल लिए। 29 मार्च को टीम को सूचना मिली कि एटीएम कार्ड बदलने वाला एक आरोपी बाबा हरिदास नगर के सैनिक इंक्लेव आया हुआ है। सूचना के बाद टीम मौके पर पहुंची। यहां से पुलिस ने संदीप और जानी उर्फ रॉकी को गिरफ्तार किया। पूछताछ करने पर उन्होंने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। द्वारका जिले में एटीएम से पैसा निकालने के लिए लोग जाते हैं तो एक धोखाधड़ी करके उनसे
चीटिंग करके पैसे ले लेने का एक गिरोह सामने आया और उस तरह के कई सारे चीटिंग के केस हमने दर्ज किए। इसमें हमारे AATS की टीम को अच्छी सफलता मिली है और 3 लोग को गिरफ्तार किया गया है। इन तीनों के पास से करीब 100 से भी ज़्यादा ATM कार्ड बरामद हुए हैं, 2 पेमेंट मशीन्स बरामद हुए हैं और इनका जो मॉडस ऑपरेंडी है वो सामने क्लियर हुआ है। अब बिहार से, जहां सरकार ने सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती आयोग के माध्यम से करने का निर्णय लिया है। ये बिहार सरकार का फैसला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कल मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया। वर्तमान में पंचायत, प्रखंड और जिला स्तर पर शिक्षकों की भर्तियां की जा रही हैं। मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार नियुक्तियां संविदा के आधार पर नहीं की जाएंगी। संविदा पर नियुक्त शिक्षक अब आयोग द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा को पास कर नियमित सरकारी शिक्षक बन सकते हैं। लाडली बहना योजना दुनिया की अपनी तरह की अकेली योजना है जो महिलाओं को सशक्त बनाएगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक जनसभा में फिर से बात दोहराई और कहा कि अपने आप में यह अनोखी योजना है। मुख्यमंत्री चौहान लाडली बहना योजना की अवधारणा बताते हुए भावुक हुए और उन्होंने अपने स्नेह और संबंधों को फूलों का, तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है में गीत गाकर अपने भाव को व्यक्त किया। और अब बात फैक्ट चेक की। बात करते हैं सोशल मीडिया के जरिए झूठी खबरें फैलाकर लोगों को गुमराह करने के प्रयास की। आजकल सोशल मीडिया पर एक रिपोर्ट वायरल हो रही है जिसमें कहा जा रहा है कि किसी समारोह या फिर पार्टी में भोजन की बर्बादी को रोकने के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर कॉल की जा सकती है। लेकिन PIB के आधिकारिक फैक्ट चेक ने इस दावे को फर्जी बताते हुए कहा कि 1098 नंबर एक चाइल्ड लाइन आपातकालीन फोन सेवा है जो संकट में बच्चों की सहायता के लिए काम करती है। विदेश मंत्री एस जयशंकर युगांडा और मोजाम्बिक की 6 दिवसीय यात्रा पर हैं। एस जयशंकर युगांडा के कंपाला में तुलसी घाट परियोजना के शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल हुए। अपने संबोधन में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत की सभ्यता विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। There have been many great civilizations. If you look today, which one of the great civilizations has survived as a nation state? Actually, only 2 big ones. Yes, there are others. There is a Greece. There may be, there are the civilizations today in Iraq and Syria. There is Egypt. I accept that, but I would say India and China actually stand out in this regard. And the rise of a civilization state has to be reflected in how its heritage and its history is presented. How its own people actually appreciate it, what is the value that they put on it, how are they able to present it to the world, how are they able to present it to themselves. इजराइल में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा स्थिति पर टेलीविजन पर संबोधन के बाद प्रदर्शनकारियों ने टेल अवीव की सड़कों पर प्रदर्शन किया। इजराइल सरकार की नीतियों और न्यायपालिका की अवहेलना को लेकर प्रदर्शनकारी हर सप्ताह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने नारे लगाए और टेल अवीव में एक राजमार्ग के पास सड़कों को जाम कर दिया। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने रक्षा मंत्री योव गैलेंट को बर्खास्त करने के फैसले को पलट दिया। योव गैलेंट को पद से बर्खास्त करने के बाद बड़े पैमाने पर विरोध शुरू हुआ, जिसके बाद नेतन्याहू को अपने फैसलों को बदलना पड़ा। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि दोनों ने न्यायिक सुधार योजना को रोकने के लिए पिछले महीने गैलेंट के सार्वजनिक आह्वान असहमति को सुलझा लिया है। बात करते हैं रूस की और यूक्रेन की, जहां सोमवार को कैदियों की अदला बदली की गई। इस अदला बदली में 106 रूसी युद्ध बंदियों को 100 यूक्रेनियंस के बदले मुक्त किया गया। यूक्रेनी राष्ट्रपति के सहयोगी एंड्री यर्मक ने कहा कि रिहा किए गए यूक्रेनी नागरिकों में मारियोपोल शहर और अज़ोवस्टॉल स्टील प्लांट के सुरक्षाकर्मी शामिल हैं, जिन्हें युद्ध के शुरुआती महीनों में पकड़ा गया था।
और अब रुख करते हैं खेल जगत से जुड़ी खबरों का और बात करते हैं आईपीएल की, जहां दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगी। यह मुकाबला दिल्ली में खेला जाएगा। मौजूदा सीजन में मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। दोनों में से किसी भी टीम को अब तक एक भी जीत नसीब नहीं हो पाई। भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने विश्व शतरंज आर्मगेडॉन एशिया और ओशिनिया इवेंट का खिताब अपने नाम कर लिया। गुकेश ने पूर्व विश्व रैपिड चैंपियन उज्बेकिस्तान के नॉर्दरबेक अबूसातरोव को फाइनल में हराया। गेम 1 में एक मौका गंवाने के बाद गुकेश ने शानदार वापसी की। उन्होंने अगला गेम जीता और चैंपियन बने। गुकेश और अब्दुसातरोव दोनों ने सितंबर में होने वाले आर्मगेडॉन ग्रैंड फिनाले में जगह बनाई है। और अब बात आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई। आज विश्व पार्किंसन दिवस है। विश्व भर में पार्किंसन रोग के बारे में लोगों में जानकारी और जागरूकता को फैलाना इस दिवस का मुख्य उद्देश्य है। पार्किंसन रोग आखिर होता क्या है, क्या है इस रोग की पहचान, लक्षण क्या होते हैं, जानते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। पार्किंसन मस्तिष्क में होने वाला रोग है। पार्किंसन रोग के विषय में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से हर वर्ष मनाया जाता है विश्व पार्किंसन दिवस। पार्किंसंस डिजीज एक ब्रेन डिजीज है जिसमें एक केमिकल जिसे हम डोपामीन कहते हैं उसकी कमी हो जाती है और उसकी वजह से मरीज के शरीर में कंपन पैदा होता है। उसका काम कार्य में सुस्ती आ जाती है जिसे हम ब्रेडिकाइनेजिया कहते हैं और हाथ पैर सख्त हो जाते हैं जिसे हम रिजिडिटी कहते हैं। आगे चलकर इस बीमारी में मरीज अपना बैलेंस यानी संतुलन खो सकता है। इस बीमारी का इलाज संभव है बशर्त हम इसे पहले पहचानें। इसीलिए इन सब लक्षण अगर किसी में भी नजर आए तो आपको तुरंत न्यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए। इस रोग के लक्षण समय के साथ धीरे धीरे बढ़ते हैं और रोगी का जीवन प्रभावित होने लगता है। दवाओं और सही इलाज से पार्किंसन रोग के लक्षणों को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। पार्किंसन डिजीज में और भी काफी सारे सिम्टम्स होते हैं जिसके लिए स्पेशलिस्ट ट्रीटमेंट की जरूरत है। अगर ये बीमारी दवाई से ठीक ना हो तो एक नई तरह की सर्जरी जिसे डीप ब्रेन स्टिमुलेशन यानी कि डीबीएस कहा जाता है वो भी किया जा सकता है। अनेक शोध कार्य चल रहे हैं जिससे इस डिजीज से ग्रसित मरीजों को राहत मिले। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज के दिन में हम ये संदेश देना चाहेंगे कि इस बीमारी को पहचानिए, इसके बारे में जानिए और इसके लक्षण दिखाई देने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। परिवारजनों को इस मरीज के लिए सहानुभूति रहना भी बहुत जरूरी है। जीवन शैली में बदलाव से पार्किंसन रोगी के जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। उम्र बढ़ने के साथ यदि आपके हाथों में कंपन होता है तो ये पार्किंसन रोग का लक्षण हो सकता है। ऐसी समस्या होने पर विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। सोमवार से शुक्रवार दोपहर